जब घर ही सुरक्षित न रहे और अपने ही बन जाएं सबसे बड़े दरिंदे, तब हर रात बन जाती है एक डरावना सपना। कहानी की शुरुआत में मेरी अपने कमरे में आराम से सो रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक किसी ने उसका कंबल खींच लिया। मेरी की नींद खुल जाती है। वो आधी नींद में उठकर देखने की कोशिश करती है कि आखिर क्या हुआ। तभी अचानक कोई उसके बालों को जोर से पकड़ता है और उसका सिर तकिए में पटक देता है। वह घबरा जाती है। जब वो पलट कर देखती है तो सामने उसका अपना पिता खड़ा होता है। मेरी डरते हुए पूछती है, पापा आपको क्या हुआ? लेकिन पिता कोई जवाब नहीं देते। उनकी आंखों में एक अजीब सी हवस और क्रूरता झलक रही थी। वह धीरे धीरे मेरी के करीब आते हैं, उसके चेहरे को छूते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। यह सुनकर मेरी का दिल दहल जाता है। वह रोने लगती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसका अपना पिता ही उसके लिए खतरा बन चुका था। अगली सुबह सब कुछ जैसे नॉर्मल दिखता है। मेरी किचन में बैठी सोच रही होती है कि क्या उसे रात की बात अपनी माँ को बतानी चाहिए या नहीं। तभी उसकी छोटी बहन और भाई नाश्ते के लिए आते हैं। थोड़ी देर बाद पिता भी आकर बैठ जाते हैं और ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे। इसी बीच उसकी माँ का व्यवहार भी अजीब होने लगता है। वो खाना टेबल पर जोर से पटकती है और बहुत अजीब तरीके से खाने लगती है, जैसे कई दिनों से भूखी हो। बच्चे यह देखकर डर जाते हैं। जब बेटा कहता है कि खाने में बहुत नमक है, तो माँ गुस्से में खाना उठाकर खुद ही पागलों की तरह खाने लगती है। फिर वो चिल्लाकर कहती है, जो भी मैं बनाती हूँ चुपचाप खाया करो। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी होती है कि उसका बेटा डर कर रोने लगता है। अब मेरी को लगने लगता है कि इस घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है। असल में जब से यह परिवार इस नए कॉटेज में शिफ्ट हुआ है, तभी से अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। कभी उनके आंगन में कोई डरावनी मूर्ति रख देता है, तो कभी घर के सामने मरा हुआ जानवर टांग दिया जाता है। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि हर रात पिता अपनी बेटियों के साथ गलत हरकतें करते थे। एक दिन जब मेरी बाथरूम में नहा रही होती है, तो उसे महसूस होता है कि कोई उसके पास खड़ा है। जब वो शीशा साफ करके देखती है तो अचानक अपनी छोटी बहन को वहां देखकर डर जाती है। बाद में कमरे में उसकी बहन उसे सच बताती है कि उनके पिता उसके साथ भी हर रात वही सब करते हैं। यह सुनकर मेरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यह सब सच है। दोनों बहनें मिलकर सोच ही रही होती हैं कि अब क्या करें। तभी अचानक उनके पिता कमरे में आ जाते हैं। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। अचानक वह एक चाकू निकालते हैं और दोनों पर हमला कर देते हैं। मेरी किसी तरह उन्हें धक्का देकर गिरा देती है और दोनों बहनें अपनी जान बचाकर वहां से भागती हैं। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। पिता फिर उनके सामने आ जाते हैं और इस बार और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके होते हैं। वो मेरी के बाल पकड़ते हैं और उसे जोर से फेंक देते हैं। मेरी सीढ़ियों से गिर जाती है और चोट की वजह से बेहोश हो जाती है। छोटी बहन डर के मारे भागने लगती है। वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन पिता उसका पीछा नहीं कर रहे होते हैं। इस बीच पिता स्टोर रूम में जाते हैं और वहां से एक हथौड़ा लेकर वापस आते हैं। उधर मेरी को होश आता है। वो अपनी बहन को ढूंढने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, उसका पिता हथौड़ा लेकर सामने खड़ा होता है। वो मेरी पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी उसकी बहन जोर से चिल्लाती है। पिता कुछ पल के लिए रुक जाते हैं। मेरी मौका देखकर उन पर हमला करती है, लेकिन वो फिर भी रुकते नहीं। तभी अचानक नीचे से किसी के आने की आवाज आती है। यह आवाज दादा की होती है, जो सीढ़ियों से ऊपर आ रहे होते हैं। आवाज सुनते ही पिता हथौड़ा फेंक देते हैं और दूसरे कमरे में चले जाते हैं। दादा जब ऊपर आते हैं तो चारों तरफ का मंजर देखकर दंग रह जाते हैं। टूटी हुई चीजें और डरी हुई बच्चियां। वो गुस्से में पूछते हैं, क्या तुम दोनों यहाँ लड़ाई कर रही थी? लेकिन दोनों बहनें डर के मारे कुछ नहीं बोल पाती। तभी उनका छोटा भाई भी वहां आ जाता है। मेरी और उसकी बहन उसे वहां से भागने के लिए कहती हैं, लेकिन तभी एक और खौफनाक मोड़ आता है। उनकी माँ वहां आ जाती है, जमीन पर पड़ा हथौड़ा उठाती है और अचानक दादा पर हमला कर देती है। अब साफ हो जाता है कि इस घर में सिर्फ एक नहीं, बल्कि कोई अज्ञात और खतरनाक ताकत पूरे परिवार को अपने कब्जे में ले चुकी है। क्या यह सब उस
शापित कॉटेज का असर था या इंसानों के अंदर छुपा हुआ अंधेरा अब बाहर आ चुका था। डैड उस औरत को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें जोर से धक्का देकर नीचे गिरा देती है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी मुस्कान होती है। फिर वो टूटे हुए कांच पर बिना दर्द महसूस किए चलते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी नीचे से फिर एक औरत की आवाज आती है, और इस बार वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उनकी असली मॉम की होती है। घर के सभी लोग घबरा जाते हैं। सब एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। डरते डरते वे उस कमरे के दरवाजे को खोलते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। फर्श पर एक हथौड़ा पड़ा होता है। मॉम अपनी बेटियों के पास जाकर पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन हना और मेरी अपनी ही माँ से डर रही होती हैं। इसके बाद दादा अपने भाई को घर बुलाते हैं, जो कि एक चर्च का पादरी होता है। वो आकर ऐसी कई घटनाओं के बारे में बताता है, लेकिन दादा को इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता। रात में सभी लोग तय करते हैं कि वो एक ही कमरे में सोएंगे। आधी रात को उनके छोटे बेटे को टॉयलेट जाना होता है। वो बिना किसी को जगाए अकेले ही बाथरूम चला जाता है। तभी उसी की तरह दिखने वाला एक दूसरा बच्चा कमरे में आता है। वह चाकू उठाता है और एक अजीब सी मुस्कान के साथ फादर की तरफ बढ़ता है। वो उसे मारना चाहता है, लेकिन किसी अनदेखी ताकत की वजह से वो रुक जाता है। सुबह तक सब कुछ शांत रहता है। फादर समझ जाता है कि वह इस बुरी ताकत से अकेले नहीं लड़ सकता, इसलिए वह अपने सीनियर पादरियों से मदद मांगता है। सीनियर्स मिलकर प्लान बनाते हैं कि वह घर जाकर प्रार्थना करेंगे और इस आत्मा को भगाएंगे। शाम को फादर अपनी टीम के साथ निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक कौवा उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। गाड़ी का शीशा टूट जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी खाई में गिर जाती है। दूसरी तरफ घर में डैड अपनी बेटी मैरी को बेड से बांध देते हैं। उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं कि यही एक तरीका है उसे ठीक करने का। आधी रात को एक फादर खून से लथपथ हालत में घर पहुंचता है। वो बताता है कि बाकी सभी फादर मारे जा चुके हैं, अब जो करना है उसे ही करना होगा। वह मैरी को बंधा हुआ देखता है और एक्सॉर्सिज्म शुरू करने की तैयारी करता है, लेकिन अंदर से वो डरा हुआ होता है, क्योंकि पिछली बार जब उसने ऐसा किया था तब शैतान ने उसके पूरे परिवार को मार दिया था। फिर भी उसका भाई उसे हिम्मत देता है, हमें मिलकर लड़ना होगा, नहीं तो वो हम सबको मार देगा। फादर कैंडल जलाता है, मेरी पर होली वाटर डालता है। मेरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर वो उसके सीने पर क्रॉस रखता है और उसे छड़ी से मारना शुरू करता है। मेरी दर्द से तड़प उठती है। वो पूछती है कि उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। फादर दादा से पूछता है कि क्या तुम ये प्रार्थना जारी रखना चाहते हो। दादा रोते हुए भी हाँ कह देते हैं। फादर एक के बाद एक छड़ी से मारता रहता है। जब एक छड़ी टूट जाती है तो वह दूसरी छड़ी उठा लेता है। आखिरकार मेरी दर्द से बेहोश हो जाती है। उधर जहां फादरों का एक्सीडेंट हुआ था वहां पुलिस पहुंचती है। जैसे ही वे गाड़ी खोलते हैं उसमें जोरदार धमाका हो जाता है और यही एक बड़ा सच सामने आता है। जो फादर घर पर है वो असली नहीं है, वो खुद शैतान है। घर में मेरी की माँ अब ये सब सह नहीं पाती। वह कहती है कि ये इलाज नहीं बल्कि उसकी बेटी को मारने जैसा है। वो फादर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दादा उसकी बात नहीं सुनते और उसे धक्का दे देते हैं। तभी अचानक डैड अपनी पत्नी का गला दबाने लगते हैं और फिर उनकी नज़र अपने भाई पर जाती है, जिसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान होती है। डैड समझ जाते हैं ये वही शैतान है। वो उस पर हमला करते हैं, लेकिन शैतान उन्हें बुरी तरह मार कर गिरा देता है। जैसे ही शैतान डैड को मारने वाला होता है तभी असली फादर वहां पहुंच जाते हैं। वो मंत्र पढ़ते हैं जिससे बुरी आत्मा कमजोर पड़ने लगती है। मेरी बुरी तरह घायल हो चुकी होती है। फादर एक आईना मेरी के सामने रखता है, जिससे शैतान उसके शरीर से बाहर निकलने लगता है। फिर फादर एक बड़ा फैसला लेता है। वो उस शैतान को अपने ही शरीर में कैद कर लेता है। वह अपने भाई से कहता है कि उसे मार दे। उसका भाई टूटे हुए क्रॉस को उसके सीने में घुसा देता है और इसी के साथ फादर और शैतान दोनों की मौत हो जाती है और अंत में परिवार सुरक्षित बच जाता है और यहीं पर यह खौफनाक कहानी खत्म होती है।